नमस्कार। चलिए आज चलते हैं बिहार के एक गांव की उस कहानी में जहां एक साया एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ियों से एक ही परिवार पर मंडरा रहा है। ये कहानी है नंदिनी की और उस श्राप की जो आज भी मिटने से इनकार करता है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक परिवार का श्राप विरासत की तरह मिले, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। जरा सोचिए, विरासत में सिर्फ जमीन जायदाद ही नहीं बल्कि किसी का अधूरा दर्द, किसी की अधूरी ख्वाहिशें भी मिले। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के, आप कह सकते हैं, दिल में बसा हुआ है। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी खुशी के साथ। नंदिनी की दादी सुधा, उनके घर में उनकी पहली बेटी ने जन्म लिया था। पूरा घर रोशन था, खुशियों से गूंज रहा था। पर कोई नहीं जानता था कि कितना घना अंधेरा बस आने ही वाला है। और फिर बस कुछ ही दिनों में किस्मत का भैया ऐसा घूमा कि सब पलट गया। एक घर की सारी खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। और ठीक उसी समय एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ जिसने डर का पहला बीज बो दिया। ये सारी घटनाएं इतनी तेजी से हुईं कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। ये वो दिल दहला देने वाला मंजर था जिसका सामना सुधा को उस रात करना पड़ा। एक ऐसा सच जिसे कोई माँ देखना तक नहीं चाहेगी। ये कोई कुदरती मौत नहीं थी, नहीं, ये तो एक खामोश चीख थी, एक ऐसी हिंसा का निशान था जो उस परिवार को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बच्ची की मौत के बाद घर का जो सन्नाटा था ना, वो टूटने लगा। सुधा को अक्सर एक ऐसे बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती जो वहां था ही नहीं। और वो खाली पालना, वो अंधेरे में अपने आप धीरे धीरे झूलने लगता था। ऐसा लगता था जैसे उनकी बेटी की मौजूदगी अब एक रूहानी गूंज बनकर रह गई थी। अब देखिए, सुधा को सताने वाला वो साया कहीं गया नहीं, बल्कि वो तो बस इंतजार कर रहा था। और फिर वो अगली पीढ़ी से जा लिपटा। उसने अपना अंधेरा, अपना साया नंदिनी के पिता राजेश के बचपन पर डाल दिया। सोचिए, एक ही छत के नीचे दो हम उम्र बच्चे पल रहे थे, पर उनकी दुनियाएं कितनी अलग थी। जहां एक भाई का बचपन हंसी खुशी बीत रहा था, वहीं राजेश का बचपन एक अनजाने डर, लगातार रोने और बीमारी में गुजर रहा था। ऐसा लगता था मानो कोई अनदेखी ताकत उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हो। और बचपन की उन्हीं अंधेरी रातों में से एक रात ऐसी आई जब डर ने एक शक्ल ले ली। उस रात उस अंधेरी गली में राजेश का सामना सीधे उस ताकत से हुआ जो उसे सालों से परेशान कर रही थी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। गांव की आधी रात का सन्नाटा, एक सूनी अंधेरी गली और अचानक एक बच्चे के सिसकने की आवाज। पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। और वो कोई आम बच्ची नहीं थी, नहीं, वो वही आत्मा थी जो उसे सता रही थी। और उसकी मुस्कान, उफ, उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, एक अजीब सी ठंडक थी। एक ऐसा भाव जिसने राजेश को वहीं का वहीं जमा दिया। और फिर पलक झपकते ही हवा के झोंके की तरह वो गायब हो गई, लेकिन अपने पीछे एक गहरा डर छोड़ गई। उस एक मुलाकात ने राजेश की रूह पर एक न मिटने वाला जख्म छोड़ दिया था। कई साल गुजर गए, पर वो श्राप कमजोर नहीं पड़ा। नहीं। अब ये कहानी हमें आज के दौर में लाती है, जहां उस साये ने अपना नया निशाना चुन लिया था, नंदिनी, परिवार की तीसरी पीढ़ी। देखिए, ये सब कोई वहम नहीं था। शुरुआत में छोटी छोटी चीजें गायब होती, फिर जले हुए खिलौने मिलने लगे, और जल्द ही ये सिलसिला जिस्मानी हमलों तक पहुंच गया। शरीर पर बिना किसी वजह के खरोच के निशान, सीढ़ियों से एक अनदेखा धक्का। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक ऐसा आतंक था जो हर दिन बढ़ रहा था और जिसके केंद्र में हमेशा नंदिनी ही होती थी। और फिर वो रात आई जब डर जिस्मानी बन गया। नींद और जागने के बीच की जो धुंधली लकीर होती है वो पूरी तरह मिट गई। जब नंदिनी ने महसूस किया कि कोई सच में उसका गला घोट रहा है। अब वो आत्मा सिर्फ डरा नहीं रही थी, वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। सांसें अभी उखड़ी हुई थीं कि नंदिनी की नजर खिड़की से बाहर पड़ोसन के आंगन पर पड़ी। और सुबह के 2 बजे उसने जो देखा, उससे शक की सारी कड़ियां अपने आप जुड़ गईं। उसके दर्द और डर का स्रोत उससे कहीं ज्यादा करीब था जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब तक परिवार समझ चुका था कि वो किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो उनकी समझ से बिल्कुल परे है। तो उन्होंने एक आखिरी मायूस कोशिश की, आध्यात्मिक दुनिया में जवाब ढूंढने की, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और वहां पंडित ने उस साये को एक नाम दिया, अतृप्त आत्मा।
मतलब एक ऐसी रूह जिसे एक अधूरी या हिंसक मौत ने इस दुनिया में कैद कर लिया हो। एक ऐसी आत्मा जो ना खुद चैन से है और ना किसी और को रहने देगी। हैरानी की बात यह थी कि परिवार को एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। पंडित ने उन्हें देखते ही वो सच बता दिया, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि घर में पहली बेटी की गुस्सैल आत्मा है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, नंदिनी को अपने साथ ले जाना। पंडित की बातें कोई सलाह नहीं थी, वो बचने के नियम थे, जिंदा रहने के नियम। हर एक पाबंदी उस आत्मा के गुस्से से नंदिनी को बचाने के लिए एक ढाल थी, एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। और इस तरह हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां परिवार को एक नामुमकिन चुनाव करना पड़ा, अपने ही घर में रहने वाली परछाई के साथ एक असहज सा समझौता। तो देखिए, इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस आत्मा की मुक्ति। और इसके लिए पिंडदान जरूरी था, वो पवित्र अंतिम संस्कार जो आत्माओं को शांति का मार्ग दिखाता है। लेकिन यहीं आकर वो एक ऐसी दीवार से टकराए जिसे लांघना नामुमकिन था। वो आत्मा को शांति तो देना चाहते थे, पर एक सदियों पुरानी अटूट धार्मिक परंपरा उनके रास्ते में खड़ी थी। तो परिवार ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने आत्मा को भगाया नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली अनुष्ठान से उसे घर की सीमाओं में ही, आप कह सकते हैं, कैद कर दिया। हाँ, साया कमजोर पड़ गया, पर खत्म नहीं हुआ। तो एक सवाल आज भी उस घर की हवा में गूंजता है, इस साये का असली स्रोत क्या है? क्या ये पड़ोसन के काले जादू का नतीजा है जो एक गुस्सैल आत्मा को नियंत्रित कर रहा है, या फिर ये एक भूली हुई आत्मा का अपना गुस्सा है जो परिवार में सिर्फ अपनी जगह की मांग कर रही है? शायद कुछ परछाइयां हमेशा बाकी रहने के लिए ही होती हैं,